हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम इनकम टैक्स के डिडक्शन और एग्जम्पशन के जितने भी सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने स्टार्ट किया है इनकम टैक्स डिडक्शन, और इनकम टैक्स डिडक्शन में बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और चैनल पे अपलोड भी कर चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डिटेल में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 80C होता क्या है। तो सेक्शन 80C इनकम टैक्स का एक डिडक्शन है जो हेल्प करता है आपके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने में। आप इस सेक्शन का यूज़ करके, सेक्शन 80C का यूज़ करके अपने टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन 80C का डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अलाउड है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो ये सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इलिजिबल हैं सेक्शन 80C में डिडक्शन लेने के लिए। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और एचयूएफ हैं तो आप सेक्शन 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी टैक्स सेविंग प्लान्स हैं, ऑप्शंस हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करके या फिर उसमें खर्च करके आप अपना जो डिडक्शन है सेक्शन 80C का वो ले सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ सवाल ये आता है कि इंडिविजुअल जो हैं वो अगर इंडियन रेसिडेंट हैं या फिर नॉन रेसिडेंट हैं, दोनों ही केस में डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनीज हैं आप या फिर पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई अदर कॉर्पोरेट बॉडी है तो आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सेक्शन 80C के अंदर हम कितने अमाउंट तक का डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। आप हर साल डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। अभी ये डिडक्शन में 80C के अलावा दो सेक्शन और इंक्लूड होते हैं, 80CCC और 80CCD1, ठीक है। ये भी इंक्लूड होता है। इन सबको मिला के 1.5 लाख होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो 80C में बहुत सारे ये इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद 80CCC जो है वो बोलता है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं पेंशन फंड में तो उसका डिडक्शन आप 80C के अंदर ही ले सकते हैं, मतलब ये 1.5 लाख में इंक्लूड होता है। अगर आप 80CCD1 मतलब पेमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स अटल पेंशन योजना फिर अदर पेंशन स्कीम में, तो उसका डिडक्शन आप 80C के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1.5 लाख कंप्लीट हो गया, फिर भी आप अटल पेंशन योजना में या फिर अदर पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग सेक्शन है 80CCD2। उसमें एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन मिलता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 80CCD2 क्या होता है। बट उसमें 80CCD1 का भी रेफरेंस मैं दूंगा, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। बट फिलहाल समझ लीजिए 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि चलिए हमने ये तो पता चल गया कि 1.5 लाख तक का डिडक्शन हमको सेक्शन 80C में मिलता है। बट ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स करें कि हमको 80C में डिडक्शन मिल जाए या फिर 80C में वो कवरेज हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ईएलएसएस फंड, ठीक है। ईएलएसएस जो है उसको हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोलते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया तो आप 3 साल तक उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। आपने अगर एसआईपी स्टार्ट किया है ईएलएसएस में तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो बट उसको निकाल नहीं सकते। 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, ठीक है। इसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाता है और इसमें रिस्क भी हाई होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आपको बेसिकली अगर आप जब भी ईएलएसएस को विड्रॉ करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह होता है वो अप टू 1.25 लाख तक टैक्स फ्री रहता है। मतलब कि आपने जब विड्रॉ किया तो अप टू 1.25 लाख तक का जो इनकम है, जो आपका प्रॉफिट है, वो टैक्स फ्री होता है। उस पर कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं। उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। यह अभी रिसेंटली बजट में चेंज किया, पहले 1 लाख था उसको 1,25,000 कर दिया, और कैपिटल गेन जो टैक्स था वो 10% था उसको 12.5% कर दिया है, ठीक है। एवरेज अगर हम ईयरली रिटर्न देखें तो इसमें अराउंड 12 से 15% तक का आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे टैक्स पेयर्स जिनको और कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना वो ईएलएसएस में ही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल जाता है, प्रॉफिट जो है उस पर भी एग्जम्पशन मिल जाता है, और 3 साल का ही लॉक इन है, मतलब सबसे कम लॉक इन आपको ईएलएसएस में ही देखने को मिलता है। तो अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने का। क्लिक करना है, नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, सबमिट कर देना है, हमारी तरफ से कॉल आएगा, हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके देंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अगर आप पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, अगर आप पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको डिडक्शन सेक्शन 80C में मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी टोटल मिला के
5 लाख ही मिलता है, आप कहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स करो, ठीक है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मैं बता रहा हूँ उसमें सब में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना और 1.5 लाख से ज़्यादा भी किया हुआ है तब भी आपको मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अराउंड 8.25 है, ठीक है। ये वेरिएबल है, मतलब ये ऊपर नीचे होता रहता है। और ईपीएफ अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, अगर आपका सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो आप ईपीएफ अकाउंट जो है वो आराम से ओपन कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी डिपॉजिट करते हैं ना तो भी उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80C के अंडर ले सकते हैं। बस इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें वही लोग इन्वेस्टमेंट्स करते, वही लोग डिपॉजिट कर सकते हैं जिनका एज 60 साल से ज़्यादा हो या फिर एटलीस्ट 55 हो, 55 से ज़्यादा हो और वो रिटायर्ड हो अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या फिर स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में अगर रिटायर्ड हैं तो SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो इन्वेस्टमेंट्स करके मतलब डिपॉजिट्स करके अपना टैक्सेस बचा सकते हैं। इसमें अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें अराउंड 8.2% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये भी वेरिएबल है, ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप NSC में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इससे भी इन्वेस्टमेंट करके आप बेसिकली टैक्स सेव कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल होता है, ठीक है। मतलब 5 साल का हम लॉक इन ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.7% है इंटरेस्ट रेट, ये भी ऊपर नीचे होता रहता है और ये बेसिकली ईयरली कंपाउंड होता रहता है। मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और अपर लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना मन करे उतना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, बट एटीसी में आपको 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन यूलिप्स, जिसको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। ये बेसिकली इसमें 2 बेनिफिट मिलते हैं, एक इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप यूलिप्स परचेज करते हैं या फिर यूलिप्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। मतलब एक प्रीमियम में आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिल जाता है, ठीक है। अभी प्रीमियम की बात करें तो जो प्रीमियम आपने पे किया है टुवर्ड्स यूलिप के लिए जो भी प्रीमियम या फिर इन्वेस्टमेंट्स आपने पे किया है, अगर आप खुद के नाम पे करें, स्पाउस चिल्ड्रन के नाम पे करें, आप एलिजिबल डिडक्शन के लिए सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप अपने गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन कर सकते हैं अप टू एज 10, मतलब 10 साल की उम्र के पहले ही आपको बेसिकली ओपन कर लेना है, ठीक है। 10 क्रॉस कर लेगी बेटी या अभी बच्ची गर्ल है, वो अगर 10 क्रॉस कर जाएगी तो फिर आप ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बाद में अगर चेंज होता है तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो वो एक बार देख लीजिएगा आप। और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए मैक्सिमम दो गर्ल्स के लिए ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 3 के लिए कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि जो पहली 2 बेटियां हैं वो बेसिकली ट्विंस होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसमें भी इंटरेस्ट रेट अराउंड 8.2% आता है, बट ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर स्कीम। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं और 5 साल के पीरियड के लिए करते हैं तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। 5 साल के नीचे वाला पीरियड का डिडक्शन नहीं मिलता है, कम से कम 5 साल के पीरियड का अगर है FD तो आप उसके लिए ATC में डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बहुत कॉमन है, LIC के लिए अगर आप LIC पॉलिसी के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, तो आप सेक्शन 80C में एलिजिबल हैं और आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि डिडक्शन वैलिड तभी होगा अगर प्रीमियम लेस देन 10% ऑफ सब इंश्योर्ड है तो, ठीक है। नेक्स्ट है होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। अगर आपने होम लोन लिया है, होम लोन पे EMI पे कर रहे हैं तो उसका जो प्रिंसिपल का पोर्शन होता है उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ हाउस। आपने घर खरीदा है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे किया है तो उस स्टैम्प ड्यूटी का डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। नेक्स्ट है ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन। अगर आपके पास बच्चे हैं और आपने बच्चों का ट्यूशन फीस पे करते हैं आप, तो उसका भी डिडक्शन आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं और ये फीस अप टू 2 चिल्ड्रन तक अलाउड है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है NHB डिपॉजिट स्कीम। अगर आप NHB डिपॉजिट स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इसका भी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको सेक्शन 80C समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और हम आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।